हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी लोगों के लिए होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और बहुत ज़्यादा लेक्चर अभी इसमें बच नहीं रहे हैं चैप्टर में। इस क्लास में हम लोग बेटा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के और एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा इस चैप्टर का, और उसमें हम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन की बात करेंगे। एक रिलेटिवली लॉन्ग वीडियो होगा जिसमें पूरे वीडियो में रोटेशन एंड ट्रांसलेशन खत्म कर देंगे हम लोग, उसमें रोलिंग मोशन भी उसी वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वो सारी चीजें हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉर्क के साथ में। टॉर्क क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं, राइट। अभी देखो यार, जैसे गेट खोलने की बात है, अगर कोई आदमी गेट खोल रहा है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा गेट की जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है और कहां से उसे खोला जाता है। जो एक पार्ट होता है गेट का वो फिक्स होता है दीवार के साथ में, और दूसरे पार्ट पे हैंडल लगा होता है। उस हैंडल से आप इजीली गेट को क्या कर पा रहे हो, खोल पा रहे हो, ठीक है। अरे उस हैंडल को पकड़ के खींचते हो आप लोग, गेट खुल जाता है, उधर से पुश करते हो बंद हो जाता है। अगर सोचो उसी हैंडल को मैं कहां पे लगा दूं, जहां से फिक्स है गेट वहीं पे लगा दूं, तो गेट नहीं खुलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, तो गेट नहीं खुलेगा, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो बस छोटा सा एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का, जो हम टॉर्क का फील करते हैं डेली लाइफ में, ठीक। टॉर्क का जो बेसिक मीनिंग होता है बेटा, ये होता है कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स, कैपेबिलिटी of a force to produce change in rotation। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई भी बॉडी है उसकी रोटेशन को चेंज करना है तो बेटा हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग होता है। क्या है बेटा टॉर्क? टॉर्क एक फोर्स की कैपेबिलिटी है। जैसे आपने मान लो गेट खोलना है, तो आप गेट के हैंडल पे क्या करोगे बेटा, गेट के हैंडल पे आप फोर्स लगाओगे, खींचोगे उस पर्टिकुलर हैंडल को, तो फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से गेट घूमने लग जाएगा। अरे इस एक्सिस के अबाउट, जो फिक्स वाली एक्सिस है उसके अबाउट गेट ऐसे अभी ऐसे घूम जाएगा और खुल जाएगा, आप अंदर आ जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो रुकी हुई बॉडी में क्या करना बेटा, रुकी हुई बॉडी में रोटेशन लाना, या रोटेशन करती हुई बॉडी का रोटेशन चेंज करना, ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है टॉर्क। कौन कर सकता है बेटा? टॉर्क कर सकता है, ठीक है। टॉर्क की जो बेटा बेसिक डेफिनेशन होती है, इसको हम टाउ से दिखाएंगे ऐसे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क का जो वेक्टर होगा वो होगा आर क्रॉस एफ, ऐसे दिखाएंगे इसे। टॉर्क जो होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी फोर्स का, वो होगा आर क्रॉस एफ। अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होगा आर एफ साइन थीटा। कितना होगा? आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। क्या लेते हैं बेटा? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे पास में इस तरह की कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे सुनना ध्यान से, इस ओरिजिन से यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाने वाला वेक्टर है आर वेक्टर, मतलब इस पॉइंट की जो पोजीशन को बता रहा वेक्टर वो है आर वेक्टर, ठीक है सर। और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में, जिसे हम एफ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एफ कह रहे हैं। ओरिजिन से आर दूरी पे, या ऐसा बोल दो ओरिजिन से एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, उस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? उस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आर वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन के अलोंग, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। आर वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आर वेक्टर और फोर्स के जो बीच का एंगल है बेटा वो है थीटा। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट? ओरिजिन के अबाउट, जो टॉर्क होगा वो होगा आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है बेटा? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है आर। सिंपल सी बात एकदम, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है जिस पे फोर्स लग रहा है एफ, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर,
तो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। होपिंग कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट है डॉट और क्रॉस वो पढ़े हुए हैं, क्योंकि यहां काम आएगा। ठीक है सभी लोगों को। अच्छा, टॉर्क एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होती है? आर से एफ की तरफ घुमाओ अपना हाथ, तो अंदर की तरफ होगी इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना सभी लोगों को। आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है? आर से एफ की तरफ हाथ घुमाना है। एफ से आर की तरफ मत घुमा देना, बदल जाएगी डायरेक्शन। आर से एफ की तरफ हाथ घुमाना। आर क्रॉस एफ का मतलब है आर से एफ की तरफ हाथ घुमाना, आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट। मैंने यहां पे टॉर्क किसके अबाउट लिखा? ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स लिखा मैंने। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर दिया उसे बेटा आर साइन थीटा से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आर साइन थीटा से। आर क्या है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क अलग अलग हो सकता है। अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखता तो टॉर्क कुछ और आता, फिर आर वेक्टर ये बनता, ये वाली दूरी है ना। तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग टॉर्क हो सकता है। तो टॉर्क जो है बेटा उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हो। किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर मैं इस डायग्राम को वापस से लूं, इफ आई मेक दिस डायग्राम अगेन, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं कि जी यहां से सर आपने कहा था कि कुछ आर दूरी पे, मतलब पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, एक फोर्स लग रहा है जी, ये लग रहा है एफ। ठीक है, अगर मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप बोलोगे सर आपने बोला था फोर्स लिख दो और आर साइन थीटा लिख दो, मतलब आर एफ साइन थीटा लिखो चाहे एफ आर साइन थीटा लिखो, बात तो एक ही है ना। मैग्नीट्यूड की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूं। ये टॉर्क अबाउट ओरिजिन है, दिस इज ओ। तो अब हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो हमें पॉइंट भी डिफाइन करने पड़ेंगे। दिस इज टॉर्क अबाउट ओ, ये ओरिजिन के अबाउट टॉर्क है। क्या है? आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा। फोर्स हो गया ये, और आर क्या है? ओरिजिन से जो फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की दूरी, और थीटा क्या है? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। अब ना ये तो बेटा फॉर्मूला हमेशा काम करेगा ही करेगा, आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, ये तो हमेशा फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ए, इस लाइन का और इस लाइन का एंगल, ये थीटा है। आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ थी तो एंगल थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ओरिजिन के साथ एंगल भी थीटा होगा। जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस फॉर्मूला को एक बेहतरीन वे में याद करने की कोशिश करूं कि मैं कभी नहीं भूलूं और हर सवाल मेरे से हो जाए, तो बेटा एफ हो गया फोर्स, और आर साइन थीटा जो है वो इस आर वेक्टर का ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। यही है, यही है ना, यही है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको टॉर्क लिखना है, क्या लिखना है बेटा? टॉर्क लिखना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे हम यहां लिख रहे हैं ओरिजिन के अबाउट। किसी भी फोर्स का टॉर्क लिखना है तो पहले आप फोर्स लिख दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या समझे बेटा? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे? थोड़ा सा समझना ध्यान से। मैंने कहा फोर्स, अगर मेरे को इस पॉइंट का टॉर्क लिखना है तो मैं लिखूंगा पहले फोर्स, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स लग रहा है बेटा इस लाइन के अलोंग। इस लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी। अब ये दूरी मुझे आर पता है, ये एंगल मुझे थीटा पता है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, विच इज आर साइन थीटा। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी। कितनी है बेटा परपेंडिकुलर दूरी? आर साइन थीटा। अगर ये आर एंगल थीटा तो ये दूरी आर साइन थीटा होगी। ट्रायंगल बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हमको क्या करना है, अगर हमें टॉर्क लिखना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग एक बहुत छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम लोग सीधा सीधा फोर्स लिखेंगे और उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन हमेशा आर से एफ की तरफ हाथ घुमाएंगे तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में रहेगी। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है जी बेटा, क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूला से हमारा टॉर्क का कोई भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोई भी न्यूमेरिकल हो जाएगा टॉर्क का इस फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ना बेटा टॉर्क है ना वही काम करता है यहां रोटेशन में जो मास करता था ट्रांसलेशन में।
मास क्या करता था बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता था, जो सॉरी फोर्स क्या करता था ट्रांसलेशन में, टॉर्क हमारा रोटेशन में वही काम करेगा जो ट्रांसलेशन में फोर्स करता था, जो ट्रांसलेशन में फोर्स करता था। फोर्स क्या करता था, फोर्स एक्सेलरेशन देता था मास को। अगर नेट फोर्स है किसी बॉडी पे तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। ये टॉर्क क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है बॉडी को, तो टॉर्क का काम ये होगा कि अगर कोई भी बॉडी उस पर टॉर्क लगाया जाए तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है ना सभी ने, बस सिंपल सी बात है, सबको पता होगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो टॉर्क जो है उसका काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। क्या करना, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो का चेंज ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। देखो भैया, जो अपना कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते थे, तो फोर्स लगाते थे तो भाई क्या होता था, बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाती थी, और फोर्स बराबर हम एम ए लिख देते थे। क्या लिख देते थे, एम ए लिख देते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही जो टॉर्क होगा ना, वो क्या करेगा बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और मास का जो रोटेशनल एनालोगस होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का जो रोटेशनल एनालोगस होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क जो है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम इस इक्वेशन के अनुसार निकाल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब याद रहे यहां पे टॉर्क एंड आई आर अबाउट सेम एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आप लोग आई लिख रहे हो या टॉर्क लिख रहे हो, दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए। मतलब कोई बॉडी है, उसको आप घुमा रहे हो, ठीक है, आपने घुमाया, पहले वो रेस्ट पे थी तो वो घूमने लग गई रोटेटिंग बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का ही होगा ना। तो बॉडी है, उसको आपने घुमाया तो वो घूमने लग गई तो भाई उसमें एंगुलर वेलोसिटी पहले तो नहीं थी, बाद में आ गई, मतलब कहीं ना कहीं एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लगा रहे हो ना, उसी एक्सिस के अबाउट आपको आई लिखना पड़ेगा, और यहां से आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क और आई दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया अलग अलग पॉइंट और अलग अलग एक्सिस के अबाउट टॉर्क बदल सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल सकता है। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता है। ये फॉर अ रोटेटिंग बॉडी है, फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेटिंग बॉडी का ही होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का ही होगा भाई, है ना। तो रोटेट करा रहे अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के, तो उस बॉडी का ये क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क एंड आई आर अबाउट सेम एक्सिस। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अच्छा, टॉर्क के ऊपर अब कुछ सवाल हैं, उन सवालों की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर टॉर्क के ऊपर की जो आगे की कहानी है उसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे रोटेशन से। यहां में बोला गया है कि एक फोर्स है जो इतना है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो फोर्स वेक्टर हमने बनाया एफ वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, राइट। इसको अप्लाई कर दिया हमने ऐसे पॉइंट पे जिसके पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर दे रखा है 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट हमें पोजीशन वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, आर क्रॉस एफ करना है। वी नो दैट टॉर्क का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, तो आएगा हमारे पास आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं तो वो आर क्रॉस एफ से डायरेक्ट निकल जाएगा। आर क्रॉस एफ कैसे करेंगे बेटा, आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो, के कैप लिख दो। क्रॉस करना आता है ना सभी लोगों को। भाई आर क्रॉस एफ है तो पहले आर के आई जे के वाले कोफिशिएंट लिख दो। आर क्रॉस एफ है ना, तो पहले आर के लिखने हैं। आर का आई कैप का कोफिशिएंट है 7, जे कैप का है 4, के कैप का है -2, और एफ के फिर इसके नीचे लिख दो। आई कैप का है 4, जे कैप का है -3 और के कैप का है 5। ठीक है, अब आर क्रॉस एफ करने का या क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका है बिल्कुल सिंपल सा। वो क्या है बेटा, पहले आई कैप लिख दो, एक डब्बा बना के छोड़ दो, माइनस जे कैप लिख दो, फिर एक डब्बा बना के छोड़ दो, प्लस के कैप लिख दो, फिर एक डब्बा बना के छोड़ दो। इस डब्बे को भरना है। जब आई कैप वाले डब्बे को भरोगे तो आई कैप वाली लाइन और आई कैप वाली कॉलम, रो और कॉलम को भूल जाओ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो लेफ्ट टू राइट। तो भाई साहब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो गया 20,
माइनस का साइन, इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -3 और -2 का करूंगा तो 6 आएगा, बस खत्म बात। अब जे कैप का डब्बा भरना है, ऐसे ही बस ये सिंपल सा तरीका है। मेरे को पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट हाँ ठीक है, आना चाहिए बेटा सभी लोगों को। दिस इज नॉट द टाइम टू टीच क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक। जे कैप का डब्बा भरना है, जे कैप की रो और कॉलम को खा जाओ, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 35, 7 × 5 कितना हो गया 35, -4 × -2 कितना हो गया -8, ठीक है। जे कैप का डब्बा भर गया। सिमिलरली के कैप का डब्बा भर दो। के कैप का डब्बा भरना क्या करना है भाई, के कैप की रो और के कैप की कॉलम को खा जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -21 आ गया, माइनस का साइन लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 14 आई कैप -35 और 8 हो गया 43 जे कैप, और ये हो गया 21 और 10 31 और 6 37 -37 के कैप। बस ये आ गया टॉर्क। दिस इज आवर टॉर्क वेक्टर, दिस इज आवर टॉर्क वेक्टर, ठीक है बेटा। सिंपल कहानी थी एकदम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ पे किसी को होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक कहानी थी, बिल्कुल बेसिक। आगे चलते हैं, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। हम सभी ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो वो बॉडी चलेगी नहीं, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर रुकी हुई है तो नहीं चलेगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जैसे कोई बॉडी रखी हुई है, अगर ये रखी हुई है ये बॉडी, तो इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेट फोर्स तो 0 होता है लेकिन बॉडी घूमती है। हो सकता है नेट फोर्स 0 और बॉडी घूम रही हो, उसका एग्जांपल बताऊंगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी का फोर्स तो नेट 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए किसी भी एक्सिस के अबाउट। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करेगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेगा। मतलब बॉडी चल भी नहीं रही है और घूम भी नहीं रही है, इसका मतलब दोनों तरीके से वो इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, और इसे ही हम बॉडी का इक्विलिब्रियम कहते हैं एक्चुअल में। क्या है बेटा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो एंड नेट टॉर्क भी 0 हो किसी भी एक्सिस के अबाउट। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये एग्जांपल कैसे कि नेट फोर्स 0 हो जाए और घूमेगी बॉडी? देखो, मान लो एक आपके पास में इस तरह की रॉड है, ठीक है, इस तरह की रॉड है। मैं टॉर्क के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मान लो ये रॉड का सेंटर है, ठीक है, ये रॉड का सेंटर है। आपने यहां फोर्स लगाया एक F और एक फोर्स आपने लगाया यहां पे F, ठीक है, दो फोर्स लगा दिया F, ठीक है भाई। रॉड का अभी मैं मास कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मासलेस रॉड है। कैसी रॉड है? मासलेस रॉड है। अगर आप रॉड पे नेट फोर्स देखो तो F राइट में है और F लेफ्ट में है, तो नेट फोर्स तो 0 है रॉड पे। F नेट तो 0 है, क्योंकि जितना राइट में लग रहा है उतना लेफ्ट में लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर आप टॉर्क देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेट से सेंटर के अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क C लिखोगे आप, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इस लेंथ को मैं L मान लेता हूं, इस लेंथ को भी L मान लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई सेंटर के अबाउट लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्स, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से कितनी है? L के बराबर है, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को राइट में घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं, क्योंकि टॉर्क बेटा एक वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज टॉर्क को मतलब अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी कि इस तरह से घूमना चाह रही है, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स क्या कर रहा है? इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसे फिक्स कर दूं, कील ठोक दूं और इधर से फोर्स लगाऊं, इसको इधर खींचने की कोशिश करूं, तो ये फोर्स इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अच्छा, इसका टॉर्क देखना है सेंटर के अबाउट, क्या आएगा बेटा? F फोर्स लिख दिया और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट से दूरी L, ठीक है, ये भी FL टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सर बिल्कुल सही बात है। जो ये वाला फोर्स है, अगर मैं इस रॉड को फिक्स कर दूं बीच में से और यहां से फोर्स लगाऊं, तो ये वाला फोर्स भी इस रॉड को क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला फोर्स भी तो इसको रॉड को क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट।
करना है ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात, तो इसका भी टॉर्क पॉजिटिव। ठीक, अब टोटल टॉर्क आ गया 2FL, कितना आ गया बेटा 2FL, मतलब कि टॉर्क जीरो नहीं है, देख लो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है, मतलब चलेगी तो नहीं आगे पीछे बट घूमती रहेगी सेम एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट फिर ये घूमती रहेगी। क्या करती रहेगी बेटा, घूमती रहेगी, सिंपल सी बात है। समझ में आ गई ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई। टॉर्क नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, फोर्स जीरो होने का मतलब है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। लेकिन फोर्स जीरो हो और टॉर्क जीरो नहीं हो, इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं, ये घूमती रहेगी अब ये बॉडी। तो अगर किसी भी बॉडी का हमें क्या करना है बेटा, अगर किसी भी बॉडी का हमें इक्विलिब्रियम देखना है तो दोनों का जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, फोर्स भी जीरो होना चाहिए किसी भी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी बेटा इक्वेशन ऐसी बनेगी, नेट फोर्स जीरो कर दो, उस पर नेट टॉर्क जीरो कर दो। हमारे पास एक सवाल दिया गया हमें, इस सवाल को ध्यान से थोड़ा सा कंसीडर करते हैं और सोचते हैं। डिटरमिन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स for which body is in equilibrium when forces of 20 Newton and 30 Newton are acting on the rod as shown in figure। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक रॉड है, ठीक है ना, सुन लो इसको ध्यान से। रॉड का मास वास नहीं दिया है तो हम इसे मासलेस मान रहे हैं, अगर मास भी दिया होता तो फिर हम इसका मास भी कंसीडर करते, वेट को भी कंसीडर करते, इसके वेट को भी कंसीडर करते फिर हम। ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं रॉड को। ये है बेटा अपनी रॉड, एक सी पॉइंट है, ठीक है, कहीं यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है, और एक पॉइंट और है ये 10 सेंटीमीटर है दूरी, लिख देता हूँ, चलो सारा डायग्राम वापस से बना के। ये दूरी कितने है बेटा 10 सेंटीमीटर है, और सी से 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक और पॉइंट है जिस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और एक और पॉइंट है जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ए बी सी 3 पॉइंट देख के इसको डी मान सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, इस पॉइंट को आप डी मान सकते हो। ठीक है ना, हमें इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। क्या इंश्योर करना है हमें कि ये रॉड इक्विलिब्रियम है, मतलब ना तो ये चल रही है ना ये घूम रही है, तो हमें कोई ना कोई फोर्स देखना पड़ेगा, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, सुनना ध्यान से, ध्यान से। अभी इस रॉड पे हमें पूछा गया है कि जो रॉड पे फोर्स लगाना है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना, मतलब किस जगह पे लगाना चाहिए वो फोर्स, है ना, कि भाई साहब ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले ये चेक कर लेते हैं कहां लगाएंगे, फिर वो चेक कर लेंगे। पहले हमने देखा कि यार इस रॉड पे अगर मैं वर्टिकल फोर्स देखूं तो ऊपर की तरफ 20 न्यूटन है, नीचे की तरफ 30 न्यूटन है, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा रॉड पे, अगर मैं चाहता हूं कि रॉड पे नेट फोर्स जीरो हो जाए या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इसका सेट हो जाए। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर फोर्स 20 है नीचे 30 है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन पार करनी है, मतलब कि मेरे को अगर ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि भाई साहब ये बॉडी चले नहीं, एफ नेट जीरो रहे इस पे, तो फोर्स जीरो होना चाहिए। अब ऊपर तो 20 है नीचे 30 है, तो मेरे को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन बॉडी जो है वो घूमनी भी नहीं चाहिए, बॉडी जो है वो घूमनी भी नहीं चाहिए। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग हो सकता है, फोर्स का अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग हो सकता है, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये बॉडी घूमने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन हमें टॉर्क जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना है। तो आप रैंडम कहीं पे भी मान लो कि आपने एक फोर्स लगा दिया, लगाना कहां है, ऊपर लगाना, ये बात तो पक्की है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस बॉडी पे कोई फोर्स है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, हमें फोर्स वर्टिकली लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। मान लिया मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, यहां पे कहीं पे भी लगा सकते हो आप, ये फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का लगा दिया। अब देखो ऊपर की तरफ नेट फोर्स 30 है, नीचे की तरफ भी नेट फोर्स 30 है, मतलब कि टोटल फोर्स जीरो हो गया, लेकिन हमें नेट टॉर्क भी जीरो करना है, और हर एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए। बॉडी अगर नहीं घूम रही तो किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा।
मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो आप, ये भी मान सकते हो, ये भी मान, कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से x दूरी पे मैंने ये फोर्स लगाया तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ गई। फोर्स लगते ही बेटा ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन x दूरी पे फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन वाले फोर्स से, या इस पॉइंट C से मैंने x दूरी पे फोर्स लगाया है, ऐसा लगाया है कि ये बॉडी जो है अभी ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ गई है। मतलब इसका ये है कि मेरे को x फाइंड करना है कि कितनी दूर लगाना है फोर्स, यही तो पूछा गया ना। बता देंगे 20 C पॉइंट से इतनी दूर लगेगा। चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ पाएगी। मैंने मान लिया आ गई है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, ये बॉडी घूमे नहीं, टॉर्क 0 होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। एफ नेट तो 0 है इस केस में, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन टॉर्क भी 0 होना चाहिए। टॉर्क 0 करने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। हम क्या कर देते हैं, टॉर्क अबाउट c निकालते हैं, टॉर्क अबाउट c। ठीक है, अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं c के अबाउट, और अगर ये बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो भाई साहब इसका हर एक्सिस के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया टॉर्क अबाउट c जो 0 होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं हम लोग, तो पहला जो फोर्स है 10 न्यूटन, उसका टॉर्क देखते हैं क्या आएगा। ठीक है भाई, फोर्स ये लग रहा 10 न्यूटन इस लाइन के अलोंग, तो फोर्स लिखा पहले 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई किया उसे, लाइन ऑफ एक्शन ये है फोर्स की और परपेंडिकुलर दूरी है x, तो x कर दिया। ठीक है, अब देखो ये रॉड है ना, ये वाली रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट ये अगर मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा रॉड पे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा ये फोर्स रॉड को। अगर कोई भी रॉड है, आपने उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया और इधर से आप नीचे से फोर्स लगा रहे हो उस रॉड पे, मतलब उसको ऊपर की तरफ फोर्स दे रहे हो, तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट के अबाउट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं इस सवाल में पॉजिटिव मान रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी टॉर्क को पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इस सवाल में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान रहा हूं, इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एक डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो दूसरी डायरेक्शन उसके अपोजिट हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये तो सभी को पता है बात। अब मैं बात करता हूं इस 30 न्यूटन की। किसकी बात करता हूं बेटा मैं, इस 30 न्यूटन की। इसका तो टॉर्क लिख लिया हमने, अब 30 न्यूटन के फोर्स की बात करता हूं। इस पॉइंट के अबाउट 30 न्यूटन का जो टॉर्क है वो आएगा 30 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया मैंने 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख रहा हूं। ठीक, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स जो रॉड पे लग रहा है वो इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस वाले फोर्स का टॉर्क नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिख दो इसको। ठीक है, और जो 20 न्यूटन है उसका टॉर्क 0, क्यों, क्योंकि भाई 20 न्यूटन का फोर्स तो उसी पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, उस पॉइंट से फिर इसकी दूरी जो रहेगी 0 रहेगी। अरे हम फोर्स इनटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की दूरी लिखते हैं ना पॉइंट से, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो उधर ही से ही गुजर रही है जिधर पे टॉर्क लिख रहा हूं मैं, जिस एक्सिस के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा इस 20 न्यूटन का वो तो 0 ही होगा ऑलरेडी। तो इस पॉइंट के अबाउट हमने नेट टॉर्क लिख लिया, इसको 0 कर दो। यहां से बेटा एक 0 बाहर चली जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इधर गए, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा, 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से 60 सेंटीमीटर दूरी पे राइट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमें 10 न्यूटन का, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगी। यही आएगा ना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को क्लियर है ना। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 करना है। किसी भी एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले लेना, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेना, 0 कर देना बस उसे, तभी आपको पता चलेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है भाई, हमें बोला गया यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, और इसको हमने लटकाया हुआ है 2 स्ट्रिंग से इक्वल लेंथ से। टेंशन बतानी दोनों स्ट्रिंग्स में, टेंशन बतानी दोनों स्ट्रिंग्स में। ठीक है, सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। ये रिजिड सपोर्ट हो गया ऊपर वाला पहली स्ट्रिंग, यार पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है। यहां एक रॉड लटका देते हैं हम लोग,
ठीक है, ये लेंथ है 3l/4, ये लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ है l/4, ठीक है। अब टोटल लेंथ l है और रॉड का मास है m। मैंने माना इस रस्सी में टेंशन आएगी T1, टेंशन हमेशा कहां होती है, ऑब्जेक्ट से दूर। तो मैं रॉड के लिए अगर देख रहा हूं तो रॉड के लिए ऊपर की तरफ टेंशन होगी और इसमें टेंशन होगी, मान लेता हूं T2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, रॉड का क्योंकि मास m है और रॉड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अब देखो ये l लेंथ की रॉड है तो इसका सेंटर जो आएगा कहीं l/2 दूरी पे यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा कहीं यहां पे, ठीक है। तो इसका सेंटर हो गया रॉड का कहीं यहां पे, ये दूरी है l/2, ठीक है, क्लियर है। इस पे इसका मास का वेट लग जाएगा mg, और तो कोई फोर्स नहीं है, और तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक। अब क्योंकि ये रॉड स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ना तो चल रही है ना घूम रही है, रुकी हुई है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए इक्वेशन बनेगी, रॉड के ऊपर टोटल फोर्स है T1 + T2 और वो बराबर हो रहे होंगे mg के। अरे भाई रॉड पे दो फोर्स ऊपर की तरफ है T1 और T2, एक फोर्स नीचे है mg, और तो कोई फोर्स नहीं है, बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी सर। अब अगर ये रॉड घूम नहीं रही तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूं। अगर ये रॉड घूम भी नहीं रही है तो नेट टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो 0 होना पड़ेगा। 0 का मतलब क्या है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट मैं देख रहा हूं, अगर देख लेता हूं टॉर्क 0 है तो उस कंडीशन में T1 T2 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है भाई। ये लग रहा है फोर्स नीचे mg, तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू mg की दूरी कितनी है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन देखो, mg की लाइन ऑफ एक्शन ये रही और इस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से l/2, तो लिख दिया हमने l/2। और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। भाई एक रॉड है, सब कुछ भूल जाओ, बस उस रॉड को यहां से पकड़ो और एक ऊपर से फोर्स लगाओ बीच में, तो वो फोर्स क्या करेगा, रॉड को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, तो एक फोर्स हो गया ये, इसका टॉर्क आ गया। T1 का टॉर्क 0 रहेगा, इसलिए T1 के अबाउट लिख रहा हूं कि एक इक्वेशन कम बनेगी। T1 का टॉर्क 0 क्यों रहेगा, क्योंकि T1 तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है फोर्स, T1 की लाइन ऑफ एक्शन तो उसी फोर्स से, उसी पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूँ। T1 की लाइन ऑफ एक्शन तो उसी पॉइंट से पास कर रही है जिसके अबाउट में क्या लिख रहा हूँ, जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिख रहा हूँ, तो इसका तो टॉर्क 0 रहेगा, इसका आ गया। T2 जो है उसका टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि अगर आप एक रॉड इमेजिन करो, उसको इस एंड से पकड़ लो और उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करो ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि T2 का टॉर्क जो आएगा इसके ऑपोजिट आएगा। अगर इसका पॉजिटिव माना तो T2 का नेगेटिव टॉर्क आएगा, कितना आएगा, T2 इंटू भाई T2 की लाइन ऑफ एक्शन की दूरी कितनी है इस पॉइंट से, देखो T2 की लाइन ऑफ एक्शन ये रही और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी 3l/4, तो 3l/4 लिख दिया, बराबर कर दो 0 के, L से L कैंसल आउट हो गया, T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3T2/4 इधर चला गया, बराबर हो गया mg/2 के, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, T2 की वैल्यू आ गई 2mg/3, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, T1 की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को वहां पुट कर दो, T1 की वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान चीज है। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क की, जो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, ठीक है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब कोई भी बॉडी है वो मान लो कि उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन बहुत सारे फोर्सेस का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबका जो नेट टॉर्क होगा वो बेटा बराबर होगा I इंटू अल्फा के, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जहां टॉर्क की होगी, एक्सियल वेक्टर से प्लेन के परपेंडिकुलर आते हैं। कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी के ऊपर,
और वो सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस बॉडी का जो नेट टॉर्क होगा वो I इंटू अल्फा के बराबर होगा। मतलब अल्फा से आप क्या कर सकते हो, अल्फा निकाल के आप लोग टॉर्क निकाल के आप लोग किसी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मतलब अल्फा निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ रहा है क्या है टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा? बहुत सारे एग्जांपल भी हैं इसके, कि अगर मान लो कोई, जैसे मान के चलो कि यार कोई डिस्क है, क्या जैसे कोई डिस्क है, ठीक है, वो घूम रही है, आप उस पर टॉर्क लगाओ, फोर्स, मतलब आप कोई भी एज पे फोर्स लगाओ तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उस टॉर्क की वजह से वो तेज घूमने लग जाएगी। मतलब ऐसे आप कोई डिस्क फंसाओ इसमें और उसको पहले घुमा दो तो घूमेगी, और फोर्स लगाओ एज पे, और फोर्स लगाओ, उस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, मतलब इसका डिस्क का रोटेशन बढ़ता चला जाएगा, मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ने लग जाएगी। और अगर डिस्क ऐसे घूम रही है और आप ऐसे इसको उल्टा घुमाने की कोशिश करते हो, तो रुक जाएगी डिस्क। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो पहले था, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो पहले थी, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी जो पहले थी वो फाइनली जीरो हो गई, मतलब कि चेंज हो गई। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी, यही होता है ना एंगुलर वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यही तो होता है बेटा ओमेगा अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक, क्लियर है भाई? कोई भी टॉर्क है वो अल्फा प्रोड्यूस करता है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसका काम है ये। आप फोर्स लगा के टॉर्क प्रोड्यूस करोगे तो अल्फा प्रोड्यूस होगा वहां पे, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। न्यूटन की तीनों इक्वेशंस यहां वैलिड रहेंगी। कौन कौन सी इक्वेशन बेटा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, ओमेगा इज इक्वल्स टू यहां एंगुलर हो जाती है सारी चीजें, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। सारी इक्वेशन वैलिड है। किसी भी चीज के लिए अगर आपको अल्फा की जरूरत पड़ रही है, अल्फा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों इक्वेशन में अल्फा आ रहा है, अगर आपको अल्फा निकालना पड़ रहा है तो टॉर्क निकालना पड़ेगा भाई, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा से निकलेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर होनी भी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं मैं। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ये रोटेट कर सकती है एक वर्टिकल प्लेन में, मतलब इसको आपने यहाँ से हिंज कर दिया, ये ऐसे रोटेट कर सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट हिंज पॉइंट। ठीक है, आपको बताना है ये जो पॉइंट है ना A, इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब जैसे आप इस रॉड को रिलीज करोगे, मतलब छोड़ोगे, तो बेटा ये ऐसे जाएगी, देखो नीचे की तरफ रोटेट कर गए ना रोटेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है सारे के सारे इस रॉड पे, उन सभी के पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो जिस टाइम पे इसको रिलीज करते हैं उस टाइम पे इसका अल्फा बताना, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, ऐसा सवाल है कुछ। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हमने पहले इस रॉड को बनाया, ठीक है ना, बना दिया, इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, ए पॉइंट का निकालना है। इस पे फोर्स जो लग रहे हैं बेटा, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है वेट mg, और हिंज फोर्स लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हिंज फोर्स जो है बेटा दोनों डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, अब क्योंकि x डायरेक्शन में इसका कोई फोर्स नहीं है रॉड के ऊपर, तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट हिंज फोर्स का 0 होगा, यानी कि हिंज नहीं तो इसको वर्टिकल सपोर्ट दे रखा होगा, तभी तो अभी नीचे नहीं जा रही है, ऐसा मान लो। ठीक है, अच्छा, हिंज फोर्स जो भी है लग रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे ये रॉड नीचे की तरफ आएगी, मतलब इस रॉड के पास कोई ना कोई टॉर्क है जिसकी वजह से नीचे आई है, टॉर्क है कोई ना कोई। हाँ सही बात है, तो मैं हिंज के अबाउट टॉर्क लिखने की कोशिश करता हूं। तो बेटा एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो mg, हिंज फोर्स का तो खुद का 0 हो जाएगा हिंज के अबाउट, क्योंकि इसकी तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिखना चाह रहा हूं। तो बेटा जो टॉर्क होगा सिर्फ mg का होगा, mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू, भाई यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा, अगर L लेंथ है तो L/2 पे होगा, यहाँ से एक एंड से
तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितनी है परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से l/2, कितनी है बेटा पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी l/2, ठीक है बढ़िया। तो ये टॉर्क आ गया, क्या आ गया टॉर्क आ गया। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, और मैंने बताया आप लोगों को कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखना है। तो इस रॉड का आई हिंज के अबाउट लिखना है, कितना होता है ml²/3, एज के अबाउट कितना होता है बेटा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए ना, ml²/3 होता है। तो टॉर्क लिखा हमने mgl/2, और बराबर में इसी एक्सिस के अबाउट जो आई आएगा अपना वो आएगा ml²/3, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से, एक एल से एक एल कट गया, एक एम से एम कट गया, 3g/2l, ये आ गया अल्फा की वैल्यू। इस रॉड का अल्फा आ गया 3g/2l, क्या आ गया बेटा रॉड का अल्फा आ गया 3g/2l। मतलब क्वेश्चन ये मान लो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, तो कितना आ गया 3g/2l। तो इसी तरह से आपको क्या करने हैं बेटा, सवाल करने हैं, जितने भी सवाल हैं उनको ट्राई जरूर करना है, हो जाएंगे सारे सवाल आप लोगों से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। अब जैसे लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था किसी पार्टिकल का, ऐसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे पार्टिकल का जो चल रहा है, जिसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, इसको हम एल से दिखाते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे लीनियर मोमेंटम था ऐसी एंगुलर मोमेंटम है। किसी भी पार्टिकल का, अगेन डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पे, पहले कोई पार्टिकल है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में मूव कर रहा है, मान लो ओरिजिन यहां है, और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है और ये m मास का पार्टिकल है, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, ठीक है। तो r वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो r वेक्टर इस डायरेक्शन में कर दिया, r और v के बीच का एंगल है मान लो थीटा, r और v के बीच का एंगल है मान लो थीटा। तो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, r क्रॉस p, p क्या है लीनियर मोमेंटम, p क्या है लीनियर मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, या फिर इसको हम p इंटू आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। p क्या है, p जो है वो लीनियर मोमेंटम है बेटा m इंटू वी, सबको पता है। तो लीनियर मोमेंटम का r के साथ पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस कर दें हम, तो बेटा हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता होना चाहिए बात, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना सभी को, डायरेक्शन क्या होगी आर क्रॉस पी की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा वही सेम काम देखो ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल है v स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी v है उसकी, मास m है, ओरिजिन के अबाउट अगर मुझे देखना है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो L को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लीनियर मोमेंटम P क्या होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो। देखो लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये वाली है। अगर ये दूरी r है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली दूरी r साइन थीटा होगी। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम लो और उस लीनियर मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी लेनी है पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, ठीक है क्या। डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है लाइन ऑफ एक्शन की, किसकी लाइन ऑफ एक्शन की, लीनियर मोमेंटम। ये रोटेटिंग बॉडी का नहीं बताया मैंने, ये सिर्फ पॉइंट चलती हुई बॉडी का है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, चलती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है, सिर्फ और सिर्फ चलती हुई बॉडी का। समझ में आई बात, अरे समझ में आई क्या बात, आगे बात समझ में सभी लोगों को। ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट मास है जो लीनियर मूवमेंट कर रहा है, तो उसका किसी पॉइंट के अबाउट में क्या होगा बेटा, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा
लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल एकदम। अच्छा, अगर कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें? उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें? देखो भाई, जैसे मान लो ये अपने पास में एक डिस्क है ना, मान लो ये अपने पास में एक डिस्क है। ठीक है ना, ये मान लो कोई सेंटर से एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, मैंने कहा कि ये डिस्क है ना ऐसे ओमेगा से घूम रही है, मतलब इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल लूं यहां पे, तो ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये तो हमने समझाया हुआ है आपको पहले से ही, है ना। और इसकी जो दूरी होगी इस पॉइंट से वो r1 होगी, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा इस r1 के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी, कुछ v1 मान लो, मास m1 मान लो। तो अगर मैं इस बॉडी के रोटेट करती हुई बॉडी के अंदर एक पार्टिकल लूं जो कि r1 दूरी पे, जिसका मास m1 है और स्पीड v1 है, तो मैं लिख सकता हूं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 वो आएगा बेटा हमारे पास में, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, वो आएगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इनटू लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? r1 है। तो अपने पास में L1 की वैल्यू आ गई m1 v1 r1। ठीक है, यही आ गई m1 v1 r1। ठीक है, अच्छा, और डायरेक्शन क्या होगी? r क्रॉस p की डायरेक्शन में, मतलब r से लीनियर मोमेंटम की तरफ आप हाथ घुमा दो, r क्रॉस p था ना, L की वैल्यू r क्रॉस p थी ना, तो r से p की तरफ हाथ घुमा दो, तो r वेक्टर देखो इस पॉइंट के लिए इधर है, p अंदर की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है लीनियर मोमेंटम, तो r से p की तरफ हाथ घुमा दो तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब सारे पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग रेडियस में अलग अलग स्पीड के साथ में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड के साथ में। भाई जो यहां पे उसकी स्पीड v1 जो है उसको मैं लिख सकता हूं यहां पे r1 ओमेगा, अरे v बराबर r ओमेगा होता है, तो इस v1 जो इस पार्टिकल की स्पीड है इस टाइम पे वो r1 ओमेगा है, जो दूर होगा उसकी स्पीड r2 ओमेगा यानी कि ज्यादा होगी, जो पास होगा उसकी स्पीड कम होगी। घूम सारे ओमेगा से ही रहे तो एंगुलर स्पीड सेम होगी सभी की, लीनियर स्पीड अलग अलग होगी सबकी, एंगुलर स्पीड सेम है, ओमेगा सेम है। v1 v2 सारे अलग अलग पार्टिकल हैं क्योंकि उनके डिस्टेंस एक्सिस से अलग अलग है, इसलिए v1 v2 v3 सब अलग अलग होंगे। मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं v1 की, तो ये बन जाएगा m1 और r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं तो वो आएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं वो आएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। यही आएगा, यही आएगा ना। और सारे क्योंकि सेम ही सेंस में मूव कर रहे हैं तो सभी का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में आएगा। सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ यानी कि सेम डायरेक्शन में आएगा। अब अगर मुझे इस रोटेटिंग बॉडी का नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सबको जोड़ दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा सबका। क्या कर दूंगा? सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर दूंगा, तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सभी का एंगुलर, सभी वेक्टर्स जो हैं, सभी पार्टिकल्स के जो एंगुलर मोमेंटम वो ऊपर की तरफ है। सारे वेक्टर जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट उनको जोड़ के लिख सकते हो। तो भैया मैं एल का मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ। वो आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका सम क्या बन जाएगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L बराबर आ जाएगा I ओमेगा। I क्या है बेटा? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? I ओमेगा।
चलती हुई बॉडी का जो बॉडी कोई पॉइंट मास है, चाहे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा आर क्रॉस पी, यानी कि आर इंटू आर का क्रॉस लेना लीनियर मोमेंटम के साथ में। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, खत्म है बात, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक बात सब लोगों को? ठीक, क्लियर, क्लियर है क्या? देख लो फटाफट देख लो, लिख लो। ठीक है ना। अब रोटेटिंग बॉडी के लिए मैंने आपको बताया एल की वैल्यू होती है बेटा आई ओमेगा। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में से क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारूंगा तो हो जाएगा डीएल बाई डी टी, सेम एक्सिस के अबाउट, ये तो चेंज होगा नहीं, आई ओमेगा चेंज हो सकता है, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी आ गया। ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डीएल बाई डी टी जो है वो बन गया बेटा अपने पास में आई इंटू अल्फा। अरे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है। और हमें पता है कि आई अल्फा तो एक और इक्वेशन थी, कौन सी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो भैया मेरे को यहां से ये पता चला कि टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, यहां से पता चल गया ना मेरे को। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या है, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा को, रोटेटिंग बॉडी है, डिफरेंशिएट किया तो डीएल बाई डी टी आ गया आई अल्फा के बराबर। आई अल्फा तो टॉर्क था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आई अल्फा तो टॉर्क था, तो मतलब डीएल बाई डी टी आई अल्फा के बराबर है। अब मान लो अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो हो जाए, यानी कि डीएल बाई डी टी जीरो हो जाए, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा बेटा? क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो कांस्टेंट होना चाहिए एल। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। रोटेशन की बात कर रहा हूं पहली, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और बेटा इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि कोई भी बॉडी है अगर उस पे टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो है, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यानी कि L1 Li बराबर होगा LF के, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आप देख सकते हो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपको मान लो कि कोई बॉडी है उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है ना। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो बॉडी की एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आप एंगुलर स्पीड बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने के साथ साथ चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल भी देखा होगा कि जब आप कुर्सी पे बैठते हो और घूमते हो, ऐसे दो बड़े डंबल ले लो हाथ में, ठीक है, तो घूमते रहो, जैसे आप इन डंबल को बाहर निकालोगे कुर्सी की स्पीड धीरे हो जाएगी अपने आप ही। घूमने की जो स्पीड है ना वो अपने आप धीरे हो जाएगी, एंगुलर स्पीड। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही रोटेशन की एक्सिस से दूर किया इन मास को, तो इन मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, दूरी बढ़ गई ना रोटेशन की एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मतलब कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा रहे हो तो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? समझ में आ गई? अब बेटा नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा जो कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन है उसको एक साथ खत्म करेंगे। अभी आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं ये प्रॉपर थ्योरी थी काइंड ऑफ, ये प्रूफ वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असली मसला जो है, असली मसाला जो है इस चैप्टर का वो अगले लेक्चर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। अभी तो हमने ये पढ़ी है, तो ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग ऑल दोज फॉर्मूलाज जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। ठीक, चलिए बेटा इसी के साथ मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।